प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विनोद पाल, कार्मल इंटर कॉलेज महाराजगंज से। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी किताब में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों पे टिक लगाकर याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जामिनेशन हो या होम एग्जामिनेशन हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 0 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। इस प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 अनंत, ऑप्शन नंबर 3 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अनंत। प्रश्न संख्या 3 है, अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 1 उल्टा आभासी बड़ा, ऑप्शन नंबर 2 उल्टा वास्तविक बड़ा, ऑप्शन नंबर 3 सीधा आभासी और बड़ा, और ऑप्शन नंबर 4 उल्टा वास्तविक और छोटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन नंबर 1 ध्रुव व फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर 2 फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर 3 वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन नंबर 4 वक्रता केंद्र के पीछे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ध्रुव व फोकस के बीच में रखते हैं। एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है, संयुग्मी फोकस संभव है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर 4 साधारण कांच में। तो देखिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण में। प्रश्न संख्या 6वां है, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है f बराबर r, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है f बराबर 1/r, ऑप्शन नंबर 3 f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर 4 f बराबर 2r। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 f बराबर r/2। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए 2017, 2015, 2014 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। अब देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 दिया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 दिया -24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 दिया है -6 सेंटीमीटर। अब देखिए, दो ऑप्शन आपका प्लस दिया है, दो ऑप्शन आपका माइनस दिया है। तो सीधे आप ये समझिए कि जब भी दर्पण आपका उत्तल होगा तो हमेशा धनात्मक होगा, और जब भी दर्पण अवतल होगा हमेशा ऋणात्मक होगा। समझिएगा, उत्तल में 3.5 अक्षर है, उ आधा तो पूरा तो और ल, और अवतल में 4 अक्षर है। कहा जाता है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। तो इसमें 4 मेंबर हैं, उसमें 3.5 यानी कम है, यानी वह हमेशा प्लस में होगा। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ अपने हिसाब से कि आप याद रखें आसानी से। तो देखिए, इसका देखिए वक्रता त्रिज्या f, अब वक्रता त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी, तो f बराबर r/2 आपका फार्मूला होता है। तो f बराबर निकाल लेंगे, यहाँ पे जब रखेंगे आप 12 12/2 जब रखेंगे
तो 2 छके 12, यानी 6 आपका प्राप्त हुआ। अवतल है तो आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 40 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर आपका 2f होता है। अब बताइए कि 2f, 2 में जब आप क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए एफ और आर पे कितने प्रश्न पूछ रहा है बार बार। तो ऑप्शन नंबर 1 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 20 सेंटीमीटर। आपको वक्रता त्रिज्या पूछा है। आप जानते हैं कि F बराबर R अपन 2, तो R बराबर आपका होता है 2F। 2F यानी F का 2 गुना हो जाएगा। ये 10 है तो 10 का 2 गुना 20, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। करें कि एक 10 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, उसके सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी आप जानते हैं कि वह वक्रता त्रिज्या पर ही रखी है, वक्रता केंद्र पर ही रखी है। और आप जानते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। तो आप देखिए कि कहाँ है, दर्पण के पीछे बनेगा, ये भी नहीं होगा। दर्पण तथा फोकस के बीच, ये भी नहीं होगा। दर्पण के फोकस पर बनेगा, ये भी नहीं। और चौथा ऑप्शन है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। यह आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी ये ध्यान रहिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। प्रश्न संख्या 11 है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 समतल दर्पण द्वारा। यदि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, किसके द्वारा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण के द्वारा। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभास से सीधा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे कि वस्तु से छोटा और सीधा और हमेशा आभासी बनने की स्थिति सिर्फ और सिर्फ आपके उत्तल दर्पण में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा कि उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 13 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 उत्तल लेंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 14 है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 45 अंश, ऑप्शन नंबर 3 60 अंश और ऑप्शन नंबर 4 90 अंश। अब देखिए दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन। जब ये सोचे कि लंबवत यानी सीधी ही आपतित होती है, यानी अपने मार्ग से थोड़ा भी विचलित ही नहीं होती है, सीधी लंबवत होती है, तो उस परिस्थिति में अपवर्तन कोण 0 होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 0। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2013 में पूछा था। प्रश्न संख्या 15 है,
यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश है तो इसका अपवर्तित विकिरण विचलित होती है। ऑप्शन नंबर 1 12 अंश, ऑप्शन नंबर 2 72 अंश, ऑप्शन नंबर 3 1.4 अंश, ऑप्शन नंबर 4 साइन 42 अंश बटे साइन 30 अंश। ध्यान से पढ़ेगा, यदि आपतन कोण यानी आई कितने अंश के कोण पर 42 अंश के कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तित होके निकली कितने पे 30 अंश के कोण पे, तो अपवर्तित किरण विचलित होती है। कितना अंश विचलित होती है? अब 42 पे आई या 30 पे निकल गई तो 42 और 12 में 30 में कितने का अंतर है? 12 का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 12 अंश। प्रश्न संख्या 16 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। यानी वायु के सापेक्ष इसे पढ़ते ANG, ANG यानी A फॉर एयर और G फॉर ग्लास, ग्लास में कांच, यानी अपवर्तनांक हो जाता है। ANG को पढ़ते वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपका 1.5 दिया तो इसको आप 3/2 लिख सकते हैं, यानी 1.5। और जब पूछ रहा उसी के विपरीत कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA पूछ रहा है तो ये परिवर्तित हो जाता है 3/2 का 2/3 हो जाता है। जब 3 से 2 में भाग देंगे तो आप देख लीजिए 3 छक्के 18, फिर उसके बाद से आपका 2 ही बचा, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यानी बार बार 6 आ रहा है, यानी 0.66। तीनों ऑप्शन नहीं, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी, लेकिन चौथा आपका 0.67 है। आप जानते हैं जब ये संख्या 5 के बराबर या 5 से बड़ी होती है तो आगे वाले में की वृद्धि कर देती है, यानी इसका सही जवाब होगा 0.67। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 17 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद कर सकते हैं कि क्या होगी। अब देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसमें भी दिया है, तो वायु के सापेक्ष यानी कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर आपका 3/2 है। तो क्या पूछा? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA आपका इसी का विपरीत 2/3, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी सबसे अपवर्तन यानी फैलाव सबसे अधिक किसका होता है? ऑप्शन नंबर 1 लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर 3 हरे रंग के लिए और ऑप्शन नंबर 4 पीले रंग के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बैगनी रंग के लिए, ये सबसे अधिक फैलने वाली है। प्रश्न संख्या 19 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। अब देखिए तो इतने से स्पेस में लिख के सॉल्व करना तो कठिन है, स्पेस कम है। ये सीधे देखिएगा कि आपका फार्मूला लिखवाया भी गया है, तो उस फार्मूले के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उस फार्मूले का इस प्रकार से कर भी सकते हैं कि यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG है, तो आपका फार्मूला वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल C को दर्शा देते हैं। फिर से आपका G दूसरा वाला कांच है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल हम लिख लेंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ANG आपका कितना दे दिया? 3/2 दे दिया है। C प्रकाश की चाल कितना दे दिया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, बटे आपका कितना दे दिया है? ये हमको निकालना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो कांच में प्रकाश की चाल को शॉर्ट फॉर्म में अभी हम G से दर्शा रहे हैं। तब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो आपका 3G हो जाएगा। 3G बराबर ये 6 हो जाएगा, तो यानी 3 से 3 आपका कट जाएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी G बराबर 2 × 10⁸। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 20 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे उसको हमने सॉल्व किया,
आप चाहें तो आसानी से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सॉल्व किया उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 21 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। जल का अपवर्तनांक आपका 4/3, अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक 4/3, तो प्रकाश में चाल इसकी क्या करना है बताना। ये भी सेम उसी तरह है, तो इसका भी जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, 2.25 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 22 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 2। 1 ये देखिए 10 पे पावर 8 से 10 पे पावर 8 कट जाएगा, 1.3 से ये 2 बार में कट जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका दे दिया है 4/3 प्लस 3/2। ऑप्शन नंबर जो 2 है 3/2 माइनस 4/3। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 3/2 गुणे 4/3। ऑप्शन नंबर 4 3/2 आपका भागा दे दिया है 4/3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 3/2 भागा 4/3। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 जल, ऑप्शन नंबर 2 कांच, ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। सबका प्रयोग किया, जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, उत्तल लेंस के प्रकाशिक के केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर 1 आभासी बड़ा व सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आभासी सीधा व छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आभासी उल्टा व बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 4 आभासी उल्टा व छोटा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आभासी बड़ा व सीधा होता है। प्रश्न संख्या 26 है, किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है जबकि वस्तु को रखा जाए। यानी उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनेगा जबकि वस्तु को रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 लेंस से उसकी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर। ऑप्शन नंबर 3 लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 लेंस से उसकी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। प्रश्न संख्या 27 है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 अनंत पर, ऑप्शन नंबर 2 2f पर, ऑप्शन नंबर 3 f पर, ऑप्शन नंबर 3 f पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2f पर। यानी उसकी दोगुनी दूरी पर रखा, दोगुनी दूरी पर रखने पे दोगुनी दूरी पे ही बनता है। प्रश्न संख्या 28 है, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 लेंस के फोकस पर, ऑप्शन नंबर 2 लेंस से 2f दूरी पर, ऑप्शन नंबर 3 लेंस से f तथा 2f के बीच, ऑप्शन नंबर 4 2f से अनंत के बीच में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लेंस से f तथा 2f के बीच में। प्रश्न संख्या 29 है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के लेंस के प्रकाशिक के केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 1 से कम, ऑप्शन नंबर 4 अनंत पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1 से अधिक। कभी भी निकालेंगे उसका रेशियो निकालेंगे, आवर्धन निकाल के देखिए हमेशा 1 से अधिक ही आएगा। दो कंडीशन या तो 1 से अधिक होती है या तो 1 से कम होती है। तो इस परिस्थिति में 1 से अधिक आएगी, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा।
प्रश्न संख्या, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद से ही, छोटे में सॉल्व हो नहीं सकता, इस स्क्रीन पे नहीं सॉल्व हो सकता, इसलिए वरना मैं सॉल्व करके भी दिखा देता आपको। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व छोटा बनता है? ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 अवतल लेंस। तो पूछ रहा सदैव सीधा, आभासी व छोटा बनता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 31 है, 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 1 अनंत पर, ऑप्शन नंबर 2 लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर, 0.4 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर, ऑप्शन नंबर 3 लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, ऑप्शन नंबर 4 लेंस से 0.4 मीटर दूरी पर वस्तु से विपरीत ओर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर। प्रश्न संख्या 32 है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। ऑप्शन नंबर 1 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 3 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 4 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 33 है, संलग्न चित्र में आयत P एक प्रकाशिक अवयव है, इस पर आपतित समांतर किरणें A और B निर्गत किरणें C, आपतित किरणें हैं, समांतर किरणें A और B है, और निर्गत किरणें C और D, इधर आपकी जो निकली हुई किरण है आपकी C और D यहाँ से निकली हुई है। कह रहा कि प्रकाशिक अवयव P है, P क्या है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, ऑप्शन नंबर 3 उत्तल लेंस है, या चौथा प्रिज्म है। अब देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें कब किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई, लेकिन सब के सब जाके एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं। आप सभी लोग लगभग वो हैंड ग्लास लेके कागज जलाने का काम किए होंगे। सूर्य से रोशनी जब आती है, आप उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं और कागज जलाते हैं। बाल्यावस्था में लगभग सभी लोगों ने किया। तो जो हैंड लेंस वो होता है आपका उत्तल लेंस होता है, उसी के माध्यम से हम जलाने का कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 34 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता का फार्मूला P बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 4 सेंटीमीटर। देखिए 1/f मीटर में होता है, अच्छा मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कि वहाँ पे जो होगा आपका 25 से जब भाग देंगे तो 25 चौको 100, इसकी क्षमता P बराबर आपकी 4 डायोप्टर होगी। प्रश्न संख्या 35 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी। देखिए यहाँ मीटर में दिया, वहाँ सेंटीमीटर में दिया है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 3 50 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 4 -5 डायोप्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 0.5 डायोप्टर, क्योंकि 2 से जब भाग देंगे, 2 से फोकस दूरी f दिया हुआ है आपका, मीटर में दिया, लेंस की क्षमता ज्ञात करना P बराबर 1/f। तो आपका जब 2 से भाग देंगे 1 में तो आपका 0.5 ही आएगा। उत्तल लेंस है तो प्लस आएगी, अवतल लेंस रहेगा तो माइनस आएगी। 36 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 60 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 50 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 37 है, 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर 1
माइनस 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 3 0.02 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 4 माइनस 0.02 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2 डायोप्टर। प्रश्न संख्या 38 है 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है। ऑप्शन नंबर 1 माइनस 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 प्लस 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 3 माइनस 0.2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 4 प्लस 0.2 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 माइनस 2 डायोप्टर, क्योंकि अवतल लेंस है तो इसका माइनस में होगा। प्रश्न संख्या 39 है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करता है, इस लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर 1 माइनस 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 प्लस 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 3 प्लस 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 4 माइनस 2 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लस 2 डायोप्टर। प्रश्न संख्या 46 है। ऑप्शन नंबर माइनस 5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन नंबर 1 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 0.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 माइनस 0.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 माइनस 0.5 मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 माइनस 0.2 मीटर। इस तरह से बहुविकल्पी हम लोगों ने इन 40 प्रश्नों को देख लिया। आप लोग बुक में टिक कर लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।